सुप्रभात बच्चों। साई राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी ने अभी तक दिया हुआ गृह कार्य कर लिया होगा। आप सभी ने अपना प्रोजेक्ट वर्क भी पूर्ण कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना प्रोजेक्ट वर्क जल्द से जल्द पूर्ण कर लें, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट वर्क कभी भी मंगाया जा सकता है। तो इसलिए समय रहते आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा कृतिका पुस्तक चल रही थी, है ना। इसमें हमने क्या देखा? माता का आंचल हमारा हो गया था, हमारा जोड़ पंचम चल रहा था। इसमें हमने भाग 1 जिसमें हमने लेखक परिचय देखा और थोड़ा सा उसमें पाठ को भी हमने पढ़ा। भाग 2 में हमने पाठ को अपने पूर्ण किया है और उसको अच्छे से समझा। आज हम भाग 3 इसमें सारांश देखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आज का उपविषय गद्यखंड जो कि कृतिका से लिया गया है। प्रकरण जोड़ पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर जी। ठीक है, आगे कमलेश्वर जी का जोड़ पंचम की नाक। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र पर एक व्यंग किया है और इसमें सरकारी तंत्र की मजाक भी उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं इतने वर्षों तक, उस रानी के सम्मान के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले जा रहे हैं, कितनी तैयारियां हो रही है, क्योंकि वहाँ की रानी एलिजाबेथ शाही दौरे पर आ रही है। तो ये देखिए, जो सरकारी तंत्र हैं वो एक अपमानपूर्ण हरकतें भी कर रहे हैं, जिस पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। लेखक कमलेश्वर जी ने इसी उद्देश्य से इस निबंध को लिखा कि लोगों को कुछ तो समझ आए कि जिन्होंने हमें गुलाम इतने वर्षों तक रखा है, हम फिर भी उनके सम्मान के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे विषय में जरा सा भी नहीं सोचा था। तो अब तो अपने स्वाभिमान को हमें दिखाना पड़ेगा, अब तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जो गुलाम भरी मानसिकता है उसको दूर करना होगा। तो चलिए इसका सारांश देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जोड़ पंचम है जो एक अंग्रेज हैं, तो इनकी एक दिल्ली में लाटती लाटती मूर्ति थी। तो उस पर क्या था कि कुछ राजनीतिक दंगों के कारण इनकी नाक टूट गई थी। आपस में झगड़े हो रहे थे उनके राजनीतिक रूप से, और उसमें कुछ इसके विपक्ष में थे कि इस लाट को रखा जाए, कुछ इसके विपक्ष में थे इस लाट को हटा दिया जाए। तो इस बीच में वहाँ पहरेदार भी लगाए गए थे हथियार युक्त, लेकिन फिर भी इस बीच में इनकी नाक को तोड़ दिया गया। तो इसी नाक को लेकर ये सारा किस्सा है कि अब देखिए इसका सार देखते हैं। आगे आता है कि बात उन दिनों की है कि जब इंग्लैंड की रानी अपने पति के साथ पहली बार शाही दौरे पर आ रही थी। सभी परेशान थे, जो उनके दर्जी थे, दर्जी भी उनके परेशान थे कि रानी एलिजाबेथ जब शाही दौरे पर जाएगी तो कौन सी ड्रेस पहनेगी। तो उनकी ड्रेस के लिए 5,000 की एक ड्रेस तैयार की गई और दर्जी को ये था कि पता नहीं रानी को पसंद आएगी नहीं आएगी। तो उसके बाद ये देखिए कि उनकी सारी तैयारियां उनके समाचार पत्र में भी छप रही थी, अखबारों में छप रही थी, और जो इंग्लैंड की खबरें थी उसकी कतरने हमारे भारत के अखबारों में भी छप रही थी, उसमें आ रही थी। तो वहाँ के जो उनके एलिजाबेथ के दर्जी थे
बावर्ची थे, खानसामा थे, जो उनके कुत्ते तक थे, उनकी तस्वीरें अखबारों में छप रही थी। तो ये देखिए उनके आने की कितनी तैयारियां हो रही थी। और दिल्ली को इस तरह से सजाया जाता है जैसे दुल्हन को सजाया जा रहा है। लाल किले पर पुताई हो रही थी, उसको इस प्रकार से नया किया जा रहा था। जो फव्वारे खराब पड़े थे उसको ठीक कराए जा रहे थे। वहाँ सब तैयारियां हो रही थी। दिल्ली की काया पलट होने लगी धीरे धीरे। सड़कें जवान होने लगी, इमारतें सुंदरियों की भांति सजने लगी। ठीक है, लेकिन वहाँ सब चीज़ें थी, अचानक एक परेशानी सामने आई। क्या परेशानी थी? जोड़ पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। तो इसी कारण क्या हो रहा था, वहाँ सब परेशान थे, क्योंकि कुछ राजनीतिक आंदोलन के कारण उनकी नाक गायब हो गई थी। किसी ने उनकी नाक को तोड़ डाला था। तो सब इसलिए सोच रहे थे कि कैसे हैं। वहाँ पर ये मूर्ति कहाँ थी? दिल्ली के इंडिया गेट पर लगी हुई थी। इंडिया गेट के पास यह मूर्ति थी। वहाँ पर हथियार युक्त पहरेदार भी खड़े किए थे कि भाई ये मूर्ति ठीक रहे कुछ, लेकिन राजनीतिक आंदोलन के कारण इनकी नाक को किसी ने काट डाला। तो सभी परेशान थे कि रानी आएगी, रानी के आगमन पर सब तैयारियां हो गई हैं, लेकिन जोड़ पंचम की नाक नहीं है। और रानी अगर नाक को देखेगी तो वो दुखी हो जाएगी। तो सभी जो सरकारी लोग थे, सभी लोग परेशान हो रहे थे। तो देश के जितने भी शुभचिंतक हैं उनको बैठक में बुलाया गया, एक कमेटी बिठाई गई और उनको कहा गया कि किसी तरह इसका हल निकालिए। सब ने अपने अपने विचार रखे। तो उसमें कहा गया कि जाके किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए। तो एक मूर्तिकार आया। मूर्तिकार पैसों से लाचार था। मूर्तिकार पैसों से लाचार होना मतलब वो गरीब था। तो उसने ये कहा कि हाँ, मसला तो हल हो जाएगा नाक का, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि यह मूर्ति किस पत्थर की बनी है और वह पत्थर कहाँ से लाया गया है। तो सारी पुरानी फाइलों को खंगोला गया, मतलब देखा गया, लेकिन उनमें से कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हुई। सब हताश हो गए, अर्थात निराश हो गए। तो सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मूर्तिकार ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसमें से कोई जानकारी नहीं निकली है, मैं ही जाता हूँ पर्वतों पर और वहाँ से कोई ना कोई हमें पत्थर इसके साथ का मिल ही जाएगा। ऐसा पत्थर हमें मिलेगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलती है। अब सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है और हमें क्या करना है, तो केवल थोड़ी सी खोज करनी पड़ेगी और हमें ऐसा पत्थर मिल जाएगा। तो जो मूर्तिकार था वो पर्वतों की खोज में गया, कई सब जगह घूम के आया, लेकिन ऐसा पत्थर उसको कहीं भी नहीं मिला। तो वह फिर परेशान हो गया। मूर्तिकार निराश होकर वापस आया और वहाँ पर सबको बताया। तो सब उसको देखकर वैसे तो खुश हो गए थे कि हाँ, मूर्तिकार आया, कुछ अच्छी खबर लेकर आया होगा। जब उसने कहा ऐसा पत्थर मेरे को नहीं मिला तो वह निराश हो गए। उन्होंने कहा अब क्या होगा। तो सब उदास बैठे थे। तो फिर मूर्तिकार की आंखों में एक चमक आई, एक आइडिया आया, एक विचार आया। उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे देश में बहुत से भारतीय नेताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लाट बनी हुई है, उन सब की नाक को इनकी नाक से नापा जाए। हो सकता है वह कोई इससे मिल जाए और उनकी नाक को इस पर लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से फिर मूर्तिकार यात्रा पर निकल गया और सब नेताओं की मूर्तियों की नाक नापी। राजा राम मोहन राय, गांधी जी, विट्ठल भाई और रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब की मूर्तियों को उन्होंने नापा। सब जगह गए, लेकिन बड़े ही हमारे सौभाग्य की बात है, सबकी नाक बड़ी निकली और जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, इसलिए उनकी नाक उनके काबिल नहीं हुई। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि सबकी नाक बड़ी थी। तो वह फिर निराश हो गया। उसने कहा अब क्या किया जाए।
तो फिर मूर्तिकार कहने लगा कि अब फिर समस्या आ गई है, ये भारतीय नेताओं की तो नाक मिली नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक संग्रह में जो शहीद बच्चे थे उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं, तो अगर उनकी नाक देखी जाए, हो सकता है उनकी नाक मिल जाए बच्चों की। तो फिर जाकर जो 1942 में शहीद हुए बच्चे थे उनकी मूर्तियों को देखा गया। तो यहाँ देखा जाए कि बच्चों की नाक भी बड़ी निकली जोड़पंचम की नाक से। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि ये देखो, बड़े से बड़े बच्चों की नाक भी बड़ी निकली। तो अब फिर निराश हो गए, अब क्या किया जाए। देखो, नाक तो हमने सबकी देख ली है, नेताओं की नाक देखी, शहीद बच्चों की मूर्तियों की भी नाक देखी, लेकिन कोई भी इसकी नाक के बराबर नहीं निकली। तो सब सोच में पड़ गए, अब क्या हो। तो फिर मूर्तिकार ने कहा कि मैं एक विचार है मेरे मन में और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यह शर्त होगी कि वह अखबार तक ना पहुँचे। तो सब चिंतित हो गए, सब सोचने लगे ऐसा कौन सा विचार है। तो फिर वहाँ पे कमेटी फिर बिठाई गई और फिर कहा गया कि दरवाजे बंद कर लिए जाएं जहाँ मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे फिर मूर्तिकार ने कहा कि हमारे देश में 40 करोड़ जनता है, तो सबकी नाक नापी जाए, किसी न किसी की नाक लग जाएगी। तो उन्होंने जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव मूर्तिकार ने उन सबके सामने रखा। यह प्रस्ताव सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सब सोच में पड़ गए, सब चिंतित हो गए। तो फिर सबको देखकर मूर्तिकार ने कहा कि आप चिंतित मत होइए, नाक चुनना मेरा काम है, आप केवल मुझे इजाज़त दीजिए। तो अगले दिन अखबार छप गया कि नाक का मसला हल हो गया। नाक लगने से हथियारी पहरेदारों की तैनाती हुई, मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जोड़पंचम की लाट में नाक लग गई। अगले दिन अखबारों में छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, जोड़पंचम की नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक की जो पत्थर की नहीं लगती थी। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन सम्मान पत्र देने या स्वागत समारोह का कोई भी समाचार नहीं छपा। अखबार खाली था। पता नहीं क्यों, नाक तो एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए, फिर भी इतना सन्नाटा क्यों था। तो है ना सोचने वाली बात, इसका अंत कितना दुखदाई हुआ कि एक जिंदा नाक, एक बुद्ध के लिए इतने लोगों की नाक को देखा, और वो भी केवल उस आदमी के लिए जिसने हमें इतने सालों तक गुलाम रखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है कि इस कहानी का सार क्या था, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो अब आइए इसके प्रश्नों को देखेंगे। इसके प्रश्नों को मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, आप इसको अच्छे से सुनेंगे और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जोड़पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो इसमें जैसे आपको मैंने पाठ को पढ़ाया है कि जोड़पंचम कौन थे, एक अंग्रेज थे, और उनकी नाक को लेकर जो सरकारी तंत्र में चिंता हो रही थी, सब घबराए हुए थे, तो वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह उनकी गुलामी की मानसिकता को दर्शाते हैं। वह भी उनका जो मन है या मानसिक रूप से हैं, वे अभी भी गुलाम हैं। वे आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन उनका मन और जो मानसिक रूप है वो अब भी गुलाम ही है। तो वह उनकी गुलामी की मानसिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी की क्या परेशानी थी
कि रानी जब शाही दौरे पर निकलेगी तो कहाँ कहाँ शाही दौरा करेगी वो? भारत, नेपाल और पाकिस्तान, यहाँ पर शाही दौरा करेगी। तो वह कौन कौन सी ड्रेस को पहनेगी? क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ हैं वो इंग्लैंड की रानी हैं और उन्हीं के अनुसार जो तैयारियां हो रही हैं उनके अनुसार उनकी ड्रेस भी बननी चाहिए। यह दर्जी सोच सोचकर परेशान हो रहा था। तो हम ये कहेंगे जो दर्जी की परेशानी थी वो निरर्थक थी, बेकार रूप से थी, क्योंकि जो इतने शाही दौरे पर निकलेगी, अगर ड्रेस की चकाचौंध को देखा जाए तो रानी के अनुसार होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये लोगों को भ्रम में डालने वाली होती है। लेकिन जब रानी ही परेशान है तो दर्जी को तो परेशान होना ही पड़ेगा। तो इसको देखा जाए तो भी सही है कि अगर रानी अपनी ड्रेस को लेकर चिंतित है तो दर्जी तो चिंतित रह गई कि रानी क्या पहनेगी। तो इसलिए हम इसको यही कहेंगे कि वैसे तो देखा जाए तो ये चकाचौंध है, लोगों को भ्रम करने वाली बात है, लेकिन अगर रानी चिंतित है तो दर्जी का परेशान होना जरूरी है और उसको तो तैयारी करनी ही पड़ेगी वातावरण और शान शौकत के अनुसार। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो रानी एलिजाबेथ आने वाली थी जो इंग्लैंड की रानी थी, तो उसके आने के लिए नई दिल्ली में क्या क्या किया गया, किस तरह से दिल्ली को सजाया गया, क्या क्या तैयारियां हुई हैं, तो यहाँ पे ये बताना है हमें। तो वहाँ पर क्या किया गया है कि जो कई सालों से गंदगी के ढेर पड़े थे तो उनको साफ किया गया। सड़कें, सरकारी इमारतें थी, उनको रंग रोगन किया गया, उनको दुल्हन की तरह से सजाया गया। जो सदियों से पड़ा फव्वारा बंद था उनको फिर से चलाया गया और बिजली का प्रबंध भी किया गया। उनको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का भी विशेष प्रबंध किया गया। तो इस प्रकार से नई दिल्ली को एक दुल्हन की तरीके से सजाया गया। जिस प्रकार से शादी का प्रबंध होता है उस प्रकार से वहाँ पर यह सब किया गया। ठीक है, और आपने पाठ पढ़ा है, उसके बीच में अगर आपको और भी पॉइंट आते हैं तो आप इसमें लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। अब इसमें का है, 2 पूछे गए हैं इसमें। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इसमें हम देखा जाए तो जो आज की पत्रकारिता है तो हमारी जो चर्चित हस्तियाँ हैं, आपने देखा होगा समाचार पत्र उठाकर, तो उसमें अधिकतर क्या होगा, जो चर्चित हस्तियाँ हैं उनके पहनावे का, खान पान का, इन सब का समाचार छपे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे जो लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और वैसा ही अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल हमने समाचार पत्र में देखा है ये सभी हमें समाचार सुनने को मिलता है, और जो कि स्वाभाविक रूप से हैं, जो नायक नायिका की वेशभूषा है, जो हमारे आए दिन फैशन आ रहे हैं, जो बदलते जा रहे हैं, जो पहले था लेकिन अब नहीं है, तो उन्हें महत्व भी दिया जा रहा है, जो कि इस ऐसी प्रवृत्ति को हमें रोकना होगा। जो कि पत्रकारिता का पहले क्या उद्देश्य था? पहले था अच्छी बातों को फैलाना, लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोगों को एक भ्रम में डालना हो गया है, जो कि गलत है। अब खा देखेंगे, इसमें आप अपने विचार लिखेंगे, ये जो नहीं जो मैंने बताया वही लिखें, आप अपने विचार से भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? हमने देखा है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अच्छी बातों को कम रूप से ग्रहण करती है और गलत बातों को जल्दी ग्रहण करती है। आपने देखा होगा कि आज का फैशन जो इतनी तेज़ी से बदल रहा है, तो वो कैसे बदल रहा है? वो इन सब चीज़ों को ही देखकर बदल रहा है। वो देखते हैं कि किस प्रकार से फैशन में क्या क्या आ रहा है। आज का जो युग है वो इंटरनेट का है। इंटरनेट में वो चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान का
देखती है कि किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, तो वही अपने में बदलाव करने की कोशिश करती है आज की युवा पीढ़ी, और वैसे ही अपनाने का प्रयास करती है, जो कि गलत है। इसको हमें रोकना चाहिए। ठीक है, आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। जोड़ पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो इसमें देखा है कि जब सरकारी तंत्र के सामने जोड़ पंचम की लाट की नाक की समस्या आई कि नाक नहीं है, किस प्रकार से नाक लगाई जाए, और इंग्लैंड की रानी आने वाली है, दिन भी करीब आ रहे हैं, कैसा होगा। तो वहाँ पे एक मूर्तिकार को बुलाया गया, जो मूर्तिकार पैसों से लाचार था। पैसों से लाचार होना गरीब होना। तो फिर मूर्तिकार आया। मूर्तिकार ने सबसे पहले फाइलों में नाक की जानकारी ढूंढने को कहा कि यह किस पत्थर की बनी है। तो लेकिन उन फाइलों में कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तो उसके बाद वह पहाड़ों पर गया, वहाँ पर पत्थर को ढूंढा, लेकिन उसमें भी उनको निराशा हाथ लगी। तो वहाँ से जब मूर्तिकार आ गया निराश हो गए, तो फिर वह सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। उसके बाद उसने उनके सामने प्रस्ताव रखा, सभी शुभचिंतकों के सामने, कि हमारे देश में बहुत से भारतीय नेताओं की मूर्तियाँ हैं, उनसे नाक नापी जाए। तो फिर वह फिर यात्रा पर निकल पड़ा और सबकी नाक, वहाँ पे नेताओं की नाक को नापा, लेकिन उसमें भी उनको निराशा हाथ लगी। तो फिर उसके बाद उसने मूर्तिकार ने कहा कि 1942 के जो शहीद बच्चों की मूर्तियाँ हमारे पास हैं, उनको नापा जाए, हो सकता है उनकी नाक मिल जाए। तो फिर उनकी नाक को मिलाया गया, तो लेकिन वह भी नाक बड़ी निकली। तो उसके बाद भी जब सब निराश हो गए, तो मूर्तिकार ने फिर एक सबके सामने विचार का प्रस्ताव रखा कि उसमें जोड़ पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक को लगा दिया जाए, और वहाँ पे जो 40 करोड़ जनता है सबकी नाक नापी गई, और उसमें से एक जिंदा नाक को लगाकर मसला हल कर दिया गया। तो ये देखिए, सबसे जो अंत का प्रस्ताव था वो कितना ही सोचनीय था, है ना। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो ये तो आप लिखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे सामने सरकारी लोगों पर एक करारी चोट है, तो ऐसे ऐसे वाक्य आप छांट कर इसमें लिखेंगे। ये तो आपका अपना स्वयं करने का है। फिर प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। नाक मान सम्मान में प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इसमें ये है कि जो एक नाक है, कहते हैं ये एक मुहावरा भी, नाक कटना है सम्मान कम हो जाना। तो इस प्रकार से ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, पहचान है प्रतिष्ठा का। तो इस प्रकार से देखिए कि रानी, इंग्लैंड की रानी आने वाली थी एलिजाबेथ, लेकिन जॉर्ज पंचम जो थे उनकी नाक नहीं थी। तो ये सरकारी लोग, जो दिल्ली की सरकार थी, वो उनकी नाक का सवाल था कि अगर इंग्लैंड की रानी आएगी और जॉर्ज पंचम की लाट को देखेगी और नाक नहीं होगी, तो इससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उनकी नाक कट जाएगी, अर्थात उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। एक व्यंग है। व्यंग इसलिए था क्योंकि जो रानी थी एलिजाबेथ, वो इंग्लैंड की थी, और इंग्लैंड ने हमें कई सालों तक गुलाम बनाया था, और हम उन्हीं के मान सम्मान को अपनी नाक से जोड़ रहे थे। ये इस तरह से व्यंग हुआ है। तो नाक मान सम्मान का प्रतीक माना गया है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि किसी भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किशोर संकेत करना चाहता है। तो जब ये पत्थर उनके मैच का नहीं मिला है, तो फिर महापुरुषों के जो भारतीय नेता थे उनकी नाक को नापा गया, और बच्चों जो शहीद हो गए थे 1942 में, तो उनकी नाक को भी नापा गया, लेकिन उनकी नाक भी बड़ी निकली।
तो इससे लेखक इसको संकेत करना चाहता है कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, भारतीय नेता हैं और जो बच्चे हैं, उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम से कई गुना अधिक है। तो वो इसी संकेत करना चाह रहे हैं। तो आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? तो अखबार ने इस जो खबर को बड़ी ही कुशलता से छिपा लिया गया और उन्होंने केवल अखबार में क्या बताया कि नाक का मसला हल हो गया है। तो इसमें केवल यही था। उस दिन कोई भी ना तो उद्घाटन की कोई खबर छपी थी, ना ही किसी के मान सम्मान की कोई खबर इसमें छापी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक यह कहना चाहता है कि नई दिल्ली में सब सुख सुविधाएं थी। वहाँ पे जो सरकार थी, सरकार जनता का ध्यान भी रखती थी, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर आत्मसम्मान की भावना की बहुत कमी थी, जिसने हमें कई सालों तक गुलाम बनाया, जिसने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई। तो वह सरकार उसके लिए परेशान है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पर सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। नाक क्या है? उनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। तो लेखक इसी पंक्ति से यही कहना चाहता है। इस वाक्य से वह यही अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो उस दिन जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली थी, उस दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि वहाँ पर न तो किसी का उद्घाटन हुआ था, न किसी का मान सम्मान हुआ था, न ही वहाँ कोई फीता काटा गया था। तो इसलिए सब अखबार चुप थे। न ही वहाँ पर कुछ ऐसा शुभ कार्य होने वाला था। तो वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था। साई नगरी एकदम चुपचाप थी। ठीक है। इसको और आप अच्छी तरह से लिखेंगे और मैं आपको वैसे इन प्रश्न उत्तर की PDF दूंगी। उनके अनुसार ये आप प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और उनको याद भी करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। साई राम। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपना गृह कार्य करिए। ये सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करिए और उनको याद भी कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आप सभी अपना अपना प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण कर लीजिए। वह आपसे कभी भी मंगाया जा सकता है। ठीक है। साई राम।